नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष कुंडली के 11वां भाव यानी कि कुंडली का एकादश भाव इतना महत्वपूर्ण भाव है जिंदगी का कि इस पे एक नहीं वर्ण कई वीडियो बना के बताऊं तब भी कम है, क्योंकि ये भाव अपने आप में अच्छा भी है और बुरा भी है। कई ऋषियों के मत में या कई शास्त्रकारों के मत में इस भाव को, कुंडली का ये जो भाव है यही 11th हाउस है, बहुत बढ़िया बताया गया। इसको इच्छा पूर्ति का भाव बताया गया। कुंडली का तीसरा भाव जो है ये वाला, ये इच्छा का भाव है। और कुंडली का जो 11th हाउस है, जो एकादश भाव है, वो इच्छा पूर्ति का भाव है। तो इच्छा पूर्ति के भाव में जो ग्रह बैठे, जाहिर सी बात है कि उस ग्रह यदि वहां पे बलवान होकर बैठे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति करेगा, क्योंकि वो वृद्धि का भी भाव है, वो वृद्धि करता है। तो उस भाव में जो ग्रह बैठे, उस जो भाव में उस ग्रह जो इस भाव में मान लीजिए कोई भी ग्रह आके बैठ जाए तो उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। और इस भाव का स्वामी भी कहीं जाके बैठे तो उस भाव में वृद्धि करता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है, ये वृद्धि का भाव है। अब इसमें कई सारे प्रश्न भी हैं। अब भावात भावन के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो छठे से, ये कुंडली का जो छठा भाव है, यहां से ये छठे से छठा होने की वजह से जो है वो सामान्य वो रोग का भी भाव है, वहां से भी हम रोग का विचार करते हैं। और 12वें भाव से, 12वें भाव का ये 12वां भाव है। यदि यहां से जोड़ेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी व्यय भाव का ये व्यय भाव है। और पत्नी के भाव से ये 5वां भाव, यानी कि पत्नी का, यदि आपको देखना है कि पत्नी के पेट में कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही है या यदि बहुत परेशान है अपने उदर रोग को लेकर के, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं, तो पत्नी का उदर स्थान है। हर भाव का अब मैंने अभी भाव के ऊपर मैं बहुत ध्यान दूंगा, आपको बहुत बताने की कोशिश करूंगा, पहले भाव के बारे में और आगे चल के फिर नक्षत्रों के बारे में भी। तो इतना इंपॉर्टेंट भाव है 11th हाउस। उस भाव में जो ग्रह बैठे, जातक उससे संबंधित यदि कोई कार्य या व्यवसाय भी करता है तब भी लाभ प्राप्त करता है उससे। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहां पे सूर्य की राशि 5 नंबर की राशि यहां पे है, तो जातक क्या करेगा, तो जातक सरकार से लाभ प्राप्त करेगा, सरकारी कार्यों को करने वाला होगा। और 11th हाउस जो है वो मित्रों का भी भाव है, तो मित्रों, यदि वहां पे कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो मित्रों से भी आपको लाभ देता है। अब यहां पे जरा सा एक बात और समझिए कि बोला कि वहां पे जो भी ग्रह बैठे वो क्या करता है, तो उस भाव का और उस ग्रह के प्रभाव का भी वृद्धि करता है। अब मान लीजिए कि यहां आपके लगन में 7 नंबर की राशि लिखी है, तुला राशि, तो कुंडली में 2 नंबर की राशि आपकी यहां पे आएगी। ऐसे समझिए थोड़ा सा, यहां पे यदि 7 नंबर की राशि लिखी है तो यहां 2 नंबर की राशि भी आएगी। और शुक्र यदि जा करके और यहां 5 नंबर की राशि आएगी, तो शुक्र जा करके और यहां बैठ गए। अब आप कैसे इसका फलादेश करेंगे, अब इसका क्या कहेंगे आप, तो तुला लगन की कुंडली में शुक्र जो है लग्नेश भी होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं। और कई एक दो जगह मैंने पढ़ा है, और कई ऐसे जो ज्योतिष के जानकार हैं वो कहते हैं कि एकादश भाव में जो शुक्र बैठा हो तो ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने, क्योंकि शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है और 11th हाउस क्या है, मित्रता का, दोस्तों का घर है। तो ऐसे जातक के स्त्री, जो लड़कियां या जो स्त्री फ्रेंड बहुत ज्यादा होती हैं, महिला दोस्त ज्यादा होती है, तो ये तो ठीक नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, कि विवाह के बाद भी यदि दोस्त बनते रहे, जीवन में महिलाओं का आगमन होते रहे, तो ये ठीक नहीं है। और 11th हाउस में शुक्र यदि बैठे तो महिलाओं से भी लाभ प्राप्त करता है ऐसा जातक, रत्नों से लाभ प्राप्त करता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के वहां से धन कमाता है, कलाकार बन जाता है बढ़िया। तो जाहिर सी बात है कि आप सब जानते ही हैं कि कलाकारी के क्षेत्र में यदि कोई जाए इत्यादि, तो बहुत सारे वहां पे लोगों से मुलाकात होती है, महिलाओं से भी मुलाकात होती है।
तो इसीलिए एकादश भाव के शुक्र को इस मामले में अच्छा नहीं कहा गया कि वहां शुक्र बैठ करके और महिलाओं के साथ आपका जो दोस्ती को बढ़ा देगा और वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन थोड़ा एक और बात समझिए, मान लीजिए मैंने हमेशा बोला है देश काल की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही आपको फलादेश करना है। अब लग्नपति का एकादश भाव में आके यदि बैठ जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो जातक के व्यक्तित्व की वृद्धि कर देंगे। ऐसा जातक जो है समाज में जाना जाएगा, माना जाएगा, उसको बहुत सारे जो लोग जानेंगे। तो मैंने कहा कि शुक्र, जैसे मैंने आपको कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का भी कारक है, तो जातक यदि उस क्षेत्र में चला जाए तो पर्दे पे आएगा, दुनिया भर के लोग देखेंगे, सब जानेंगे उसको। अब लग्नेश होकर के यदि किसी कुंडली में वहां बैठा और अष्टमेश होके, तब क्या करेगा, तो अष्टम भाव का स्वामी भी यदि एकादश भाव में, देखिए मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि मैं सारे श्लोक यहाँ पे लिख लिख के आपको बताऊं, और मैं उतना इस विषय में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे करके दिखाते हैं स्लाइड, इसीलिए मैं ज्यादा तक श्लोक आपको लिख के बता नहीं पाता हूं यहाँ पे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। लेकिन हाँ, मैंने ये पढ़ा है कि 11 यदि अष्टम पति जाके कुंडली के 11वें भाव में यदि जाके बैठ जाए तब भी वो अच्छा होता है, ऐसा जातक की आयु अच्छी होती है। तो यहाँ ये अष्टम भाव आध्यात्म का भी है, थोड़ा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। यहां पे जाकर के शुक्र क्या करेगा, स्त्री दोस्तों के साथ आपकी मित्रता कराएगा, वो सब ठीक है, मान लिया। लग्नेश भी है तो आपके व्यक्तित्व की वृद्धि करेगा, और अष्टमेश है तो अष्टम भाव आध्यात्म का है, गुण अध्ययन का है, रिसर्च का क्षेत्र है। तो जाके जब एकादश भाव में यानी वृद्धि भाव में बैठेगा तो आपको इस क्षेत्र में भी तो वृद्धि देगा ना, क्योंकि वहां का भी स्वामी है। कोई ऐसा थोड़ी कि वो सिर्फ वो लगने का ही फल देगा 7 नंबर राशि का, और 2 नंबर की राशि का आपको फल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वो अष्टम भाव का भी आपको फल देगा और अष्टम भाव के प्रभाव में वृद्धि करेगा, आपके जो है आध्यात्म की वृद्धि करेगा। अब आपका मन और आपके कुंडली बनने वाले योग, मन यानी कि चंद्रमा, वो कैसा बैठा है उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आपका मन, यदि आपने अपने बस में रख लिया, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही तो है, सारा खेल मन का है, तो यदि मन को आपने वशीभूत कर लिया और आपके बृहस्पति भी कहीं धर्म भाव से संबंध बनाए या अच्छे भाव से संबंध बनाते हैं, तो आपका रुझान आध्यात्म की तरफ हो जाएगा। और आध्यात्म के क्षेत्र में भी जाकर के यदि मान लीजिए आप अच्छे ज्योतिषी बन गए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लग्न से 3 घर इधर और 3 घर इधर, या लग्न में शुक्र बैठे, तो ऐसा जातक अच्छा ज्योतिषी होता है, उसको ज्योतिष का बहुत बढ़िया ज्ञान होता है। आप अप्लाई करके देख लीजिए अपने कुंडली पे, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि शुक्र आपके लग्न से 3 घर आगे 3 घर पीछे बैठे हैं या लग्न में बैठे हैं, तो आप ज्योतिष को समझते हैं, आप ज्योतिष को जानते हैं, आप ज्योतिष को करीब से समझने की कोशिश करते रहेंगे जीवन पर्यंत, और जानते भी आप इस विषय में अच्छे से, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो आध्यात्मपति होकर के यदि बैठे तो जातक की आध्यात्मिक उन्नति करेगा, ऐसा जातक जो है ज्योतिषी बन जाएगा। और ज्योतिषी बनने के बाद भी आजकल तो सोशल मीडिया का समय चल रहा है, देखते हैं आप बहुत सारे ज्योतिषी हैं यूट्यूब पे बैठे हैं, फेमस हैं, लाखों उनके व्यू जाते हैं, लाखों में उनके सब्सक्राइबर हैं, तो लाखों लोग में उनको जाना गया, उनको पहचाना गया, क्योंकि शुक्र जो है, मैं आपको बताया हूं कि सोशल मीडिया का कारक भी है। सोशल मीडिया पे भी जा करके जो नेम फेम देता है उसमें शुक्र का भी बहुत सहयोग होता है, तो उसमें आपको फेमस कर देगा। अब ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये योग जो है शुक्र का एकादश भाव में बैठना, आपके, मैं बताया पहले कि आपकी परवरिश किस प्रकार से हुई है, किस माहौल में आप रहे, उस पर बहुत डिपेंड करता है, तो इस प्रकार का फल देता है। और मैंने देखा है कई एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में भी, कई पंडित जी लोग की कुंडली में मैंने देखा है एकादश भाव में शुक्र बैठे हैं और वो अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रहे हैं। हाँ, मन जरूर भटकेगा, मन जरूर करेगा कि हाँ मैं मित्रता करूं, कोई स्त्री दोस्त मेरी बन जाए, लेकिन यदि आप प्रभु के प्रति संपूर्ण रूप से आसक्त हैं, यदि आप समझ रहे हैं, यदि आप अपने आप को एक बचनी और एक पत्नी वाला सिद्धांत अपने जीवन में आपने लागू किया हुआ है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी समस्या नहीं है आपको। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यदि आप जाते हैं, बृहस्पति यदि अच्छे बैठे हैं आपके, अध्यात्म में ले जाएंगे आपको, तो ज्योतिषी आप बनते हैं, तो रत्नों का काम करके भी ऐसे जातक अच्छा लाभ कमाता है, ज्योतिषी भी है और रत्न भी साथ साथ अपना दे रहा है। और यदि ईमानदारी से चले, क्योंकि तुला लगन की कुंडली में है, मैं अभी तुला लगन की चर्चा कर रहा हूं, शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। शनि इस कुंडली में जो है वो कुंडली के यहाँ पे चौथे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं।
तो यदि आप न्याय के रास्ते पर यदि चलते हैं, यदि आप लोगों को अच्छा से अच्छा रत्न दे रहे हैं, सटीक दाम में दे रहे हैं, दाम आप चलिए दाम भी आप 2 पैसा महंगा ले लीजिए, लेकिन यदि आप सही चीज दे रहे हैं तो शनिदेव हमेशा आपकी मदद करेंगे और निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक चीज पे नहीं देखना है कि हमको ऐसा हो जाएगा। हाँ, एक बात और है, अब यहां थोड़ा समझने की आवश्यकता है। शुक्र जो है जहां बैठते हैं उससे अपने अगले घर का भी प्रभाव वो बढ़ा देते हैं। तो शुक्र यहां पे यदि बैठेंगे तो व्यय का भी प्रभाव बढ़ा देंगे। अब व्यय में भी उनकी कैसी राशि है, तो व्यय में जो यहाँ पे है उनकी मित्र राशि आ जाएगी 6 नंबर की राशि। तो क्या होगा, तो व्यय बढ़ेगा तो जातक अपने सुखों पे व्यय करेगा। अब कोई भी व्यक्ति जीवन में आय क्यों प्राप्त करता है, ताकि वो अपने सुखों पे उसको खर्चा कर सके। तो जातक अपने सुखों पे खर्चा करेगा, उसको अच्छे लग्जरियस गाड़ियां खरीदेगा, घर में शौक सज्जा के सामान खरीदेगा। तो इसको मैं खराब थोड़ी कहूंगा, क्योंकि कमा के यदि आपने सुख नहीं भोगा तो क्या फायदा उस कमाई की। तो इस प्रकार से भी आप देखें, जो भी ग्रह वहां पर बैठेगा अपने कारकत्व में वो वृद्धि कर देता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि यदि कोई ग्रह छठे भाव का भी स्वामी हो, जैसे कि मान लीजिए इसी कुंडली में हम ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बृहस्पति, और मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है इस चीज को, यहां पे 12 नंबर की राशि और बृहस्पति जाकर के और यहां बैठ गए। अब क्या फल देंगे, तो बृहस्पति अपने कारकत्व में वृद्धि करेंगे, तो दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पे, तो जातक को पुत्र संतान देंगे। हाँ, जाति का एक स्त्री की कुंडली मैंने देखी थी, प्रथम पुत्र संतान उनको है, लेकिन उनको बृहस्पति की जब दशा लगी 2016 में, उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशानी उनको झेलना पड़ा। क्यों, क्योंकि वो रोगपति हैं, समझिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे बृहस्पति यहाँ का भी स्वामी बनते हैं। और मैंने क्या बताया आपको, अष्टम से अष्टम होने के वजह से ये भाव भी मारक भाव ही होता है, तो मारक भाव है, तो बृहस्पति यहाँ पे सर्वथा ही अकारक ग्रह हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप कुंडली में किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो और यदि छठे भाव का स्वामी जाके एकादश भाव में बैठ जाए और उसकी दशा यदि आपका प्रारंभ हो जाए, आप देखिएगा रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप परेशान रहेंगे। क्योंकि बृहस्पति बहुत भयंकरतम रोग नहीं देते हैं, वो पेट का रोग देते हैं, और पेट से ही पूरा आपके शरीर का सिस्टम जुड़ा हुआ है। यदि आपका पेट ही यदि आपका साथ ना दे, आप कमा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है और आप अच्छा खाना ना खा पाए, तो क्या फायदा उस कमाई का, यदि आप उस पैसे को एंजॉय ना कर पाए तो ऐसा पेट की प्रॉब्लम देंगे कि पेट फूल जाएगा, कभी लूज मोशन हो जाएगा, वो बंद नहीं होगा, मैंने कुछ ना कुछ पेट की समस्या, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। आंतों के कारक है बृहस्पति, आंतों में भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम देंगे और जातक अपने जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं भोग पाएगा। क्यों, क्योंकि वो छठे पति है, और जाकर के जो वृद्धि भाव में बैठेंगे तो अपने कारकत्व में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ रोग में भी वृद्धि करेंगे, तो जातक को रोगी बनाएंगे, रोग देंगे। और होता है ऐसा। मैं वो कुंडली यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन अब कितना चीज लिखूं, कितना लिख के मैं आपको समझाऊं। मैं आपको पहले बोला मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, मन में बहुत सारी बातें हैं। यदि आगे हरि कृपा रही तो आगे चल के मैं डिजिटली मुझे समझाने का मौका मिले, मैं उतना तक पहुंच जाऊं, तो निस्संदेह मैं डिजिटल स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा आगे चल करके। तो बृहस्पति रोग में ही वृद्धि कर देंगे यहाँ पे, तो रोग होगा, रोग पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए, अब यहाँ थोड़ा और एक समझिए, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य दशमपति हैं और आके एकादशपति हैं और यहाँ आके सूर्य यहाँ पे बैठ गए, तब क्या होगा, तो एकादश भाव का स्वामी भी जहां बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। तो कर्म भाव में बैठ गए तो कर्म की वृद्धि करेगी, कर्म की वृद्धि करेंगे। तो सूर्य किसके कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो जातक सरकारी नौकरी करेगा। और मैंने देखा है जातक सरकारी नौकरी करता है जातक सरकारी नौकरी, क्योंकि वो वृद्धि भाव के स्वामी हैं। तो कर्म भाव में बैठेंगे तो कर्म की वृद्धि करेंगे। तो सूर्य क्या है, अब जरा समझिए, सूर्य सुबह जब निकलते हैं तो उनका तेज कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते रहते हैं उनका तेज बढ़ते जाता है। तो दसम भाव में जो सूर्य हो, यदि आपके दसम भाव में सूर्य हो, तो ऐसा जातक का जन्म आप अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल दोपहर का होता है, 12 से 2 बजे के बीच का जन्म होता है जातक का। मुख्य रूप से आप मान के चलिए 12-1 बजे के बीच का जन्म होता है। तो सूर्य उस समय जो है अपने प्रचंड तेजस्व और पूरे तपत में रहते हैं बिल्कुल। तो दसम भाव में सूर्य यदि है और दिन में यदि आपका जन्म हुआ है, दिन में ही जन्म होगा, दसम भाव का सूर्य है, तो मैंने आपको अभी बताया। तो ऐसा जातक जैसे जैसे सूर्य अपने उदयाचल से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं,
तो ऐसे ही जातक अपने कर्म में, जीवन में आस्ते 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 बढ़ते जाएगा और बिल्कुल चमकेगा। लेकिन अंत काल में जाकर के यदि ग्रहों का सपोर्ट उसको और नहीं मिला, तो जैसे सूर्य डूब जाते हैं लास्ट में जाकर के, ऐसा अंत काल में जाके वो अपनी सारी स्थितियों से विमुख हो जाता है। शुरू में निकलेगा, आस्ते आस्ते आगे बढ़ेगा, और जब उम्र के अंतिम पड़ाव पे चलेगा तो वहां जाकर के उसकी जो सारी जो अपने कृति बनाए है वो कहीं ना कहीं उसमें उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वो अस्त यानी ठंडा पड़ जाएगा। इसको भी खराब नहीं कहूंगा, एक नजर देखिए तो। अंतोगत्वा आपको करना क्या है, बस हरि का नाम लीजिए। अंतोगत्वा, ख्याति को छोड़िए। जब तक आप चेयर पे बैठे हैं तब तक ख्याति लीजिए, लोगों का कल्याण कीजिए, और जब रिटायर होके या जब अंतोगत्वा जब आप अपने अंतिम अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो हरि का स्मरण कीजिए, बस और कुछ नहीं, बस हरि का स्मरण कीजिए, सब चीज आपको मिल जाएगा। इतना नाम में शक्ति है, नाम जपिए प्रभु का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि जाकर के और सूर्य, या मान लीजिए सूर्य को छोड़ दीजिए, यहां पे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह यहां पे, मान लीजिए यहां पे चंद्रमा लिखा है, तो 4 5 6 7 8 9, यहां 9 नंबर की राशि आएगी, और यहां चंद्रमा जाकर के यहाँ पे कुंडली में और यहां बैठ गए, तब क्या होगा समझिए। अब ये लकली हो गया। चंद्रमा यहाँ पे जो है जो चतुर्थ भाव में जो है वो कैसे होते हैं, दिग्बली होते हैं, और कालपुरुष की कुंडली में उनका राशि भी आता है। और चंद्रमा यदि एकादश पतियों के सुख में बैठ गए तो क्या होगा, तो ये इच्छा, ये जो है मैं पहले बताया इच्छा पूर्ति का भाव है, वृद्धि का भाव, तो सुखों में वृद्धि कर देंगे। अब किसके सुख में वृद्धि करेंगे, चंद्रमा किसके कारक हैं, अब कारकत्व पे आइए, माँ के सुखों में वृद्धि कर देंगे, आपके माता का संपूर्ण आपको सुख देंगे, जीवन में माता के सुख में वृद्धि कर देंगे। आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके हर प्रकार का सुख, क्योंकि आय पति आकर के जो सुख में बैठ जाए, जातक अपने आय से सुख भोगने वाला हो जाएगा और उसके उस भाव में वृद्धि करेंगे। तो जिस प्रकार के भाव में बैठेंगे उस प्रकार के भाव की वो वृद्धि करेंगे, उस प्रकार की वो वृद्धि करेंगे। अब यहां पे प्रश्न आएगा मन में आपके, मुझे मालूम है, मुझे प्रश्न आएगा आपके मन में, मेरे मन में भी आता था जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, मेरे मन में भी आता था कि यदि एकादश पति आपके अष्टम में बैठ जाए तो क्या होगा। ये स्वाभाविक सा विषय है। छठी काल बता दी मैंने, अब आठवें का समझ लीजिए थोड़ा सा। अब एकादश पति आपके अष्टम में बैठ जाएंगे तो आप यदि यहां से जोड़ेंगे तो 7 8 9 10, यानी अपने ही घर से चौथे और 10वें का संबंध बनाएंगे। तो सिर्फ ये मत देखिए, हाँ अष्टम भाव आय पति के अष्टम में बैठेंगे तो आय को प्रभावित तो करेंगे, क्योंकि आपके लग्न से अष्टम भाव है, वो आपके लग्न से अष्टम का भाव है, लेकिन वृद्धि का भी भाव है वो। और मान लीजिए वहां पे यदि कोई ऐसा राशि मिल जाए जहां पे वो आयुष उच्च के हो जाए तो क्या होगा, तो आपके आध्यात्म में वृद्धि कर देंगे, आपकी आयु की वृद्धि कर देंगे वहां पे। लेकिन यदि उनका कोई शत्रु राशि हो तो थोड़ा सा परेशानी भी देंगे। और इस भाव के स्वामी के साथ तात्कालिक मित्रता को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पंचधाम मैत्री में तात्कालिक मित्रता को देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ क्या तात्कालिक मित्रता है वो भी देख लेना है आपको। यदि तात्कालिक मित्रता है तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये आयु का घर है और ये मृत्यु का भी घर है। शुभ ग्रह यदि बैठेंगे तो आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे, पाप ग्रह बैठेंगे थोड़ा परेशानी देंगे आपको। लेकिन अष्टम पति भी यदि कुंडली में ठीक है और आयु का कारक शनि भी, तो आयु को लेकर समस्या नहीं होगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मित्र राशि में, स्वराशि में ऐसे कुछ बैठ जाए जैसे कि 3 4 5 6, यदि वृश्चिक लग्न कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पे 3 नंबर की राशि आएगी, तो 3 4 5 6 यानी आयपति और अष्टम पति दोनों ही कौन होंगे, तो बुध होंगे। बुध आके खुद बैठ जाएगा, जातक कॉमन सेंस बहुत जबरदस्त होगा, ऐसे जातक का बुद्धिमान होगा, अपना दिमाग बहुत दौड़ाएगा, रिसर्चर होगा। तो भाव को देख करके अच्छे से तब विचार करना है उसका। अब एक विषय पे और थोड़ा चर्चा करूंगा मैं। आय भाव में वृद्धि का भाव है, शुभ ग्रह अच्छा होते हैं कि पाप ग्रह अच्छा होते हैं, अब समझिए थोड़ा सा। आय भाव में यदि कोई शुभ ग्रह बैठे तो ये बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन फिर ऐसी जातक की जो संतुष्टि होगी वो कम में ही हो जाएगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव है, थोड़ा सा मिलेगा संतुष्ट, बोले कि बहुत प्रभु ने दे दिया मुझे, अब नहीं चाहिए, इच्छाएं उसकी वहां पे मर जाएगी शुभ ग्रह यदि होगा तो। लेकिन यदि वहां पे पाप ग्रह हो, तो यदि राहु हो, तो आप जानते हैं राहु के अंदर धैर्य नहीं है, राहु हमेशा पाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा जातक निरंतर जिंदगी में पाने की तरफ बढ़ेगा, उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते रहेगा पूरे जिंदगी में, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करेगा। तो मैं खराब नहीं कहूंगा इसको,
मैं इसको बिल्कुल खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि इच्छाओं का मर जाना यानी जिंदगी का रुक जाना। आपके मन में यदि इच्छा भाव ये है और इच्छा की पूर्ति कम में भी आपका हो गया, तो आपका फिर जीवन स्थूल हो गया। आप कमाइए, यदि आपके पास सामर्थ्यवान है, यदि आपकी अपनी इच्छा पूर्ति हो गई है, तो अपने धन को शुभ कार्यों में लगाइए, अपने धर्म से कल्याण कीजिए, क्योंकि ये जो है ये भाग्य का भाव है। समझिएगा, ये भाग्य का भाव है और ये मोक्ष का भाव है, ये धर्म का भाव है और ये व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो यहां जो ग्रह जो बैठता है तो यहां का व्यय कराता है, 12वें भाव का व्यय है। तो आप यदि अपने इनकम को यदि धर्म के कार्यों में व्यय यदि करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। तो यदि आपकी अपनी सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई हैं और वहां पे कोई पाप ग्रह बैठे हो, निरंतर आपको आय की तरफ आकर्षित करते हैं, तो अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च कीजिए, धार्मिक बन जाइए, अनाथ आश्रम में दीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के कन्या के विवाह करा दीजिए, कोई गरीब व्यक्ति है उसका घर बनवा के दीजिए, यदि आपके पास सामर्थ्यवान है आप तो शुभ कार्यों में खर्च कीजिए। देखिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे आप, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो शुभ ग्रह बैठेंगे इच्छाएं सीमित रखेंगे, और पाप ग्रह बैठेंगे तो इच्छाएं को प्रबल कर देंगे, जिंदगी में और पाने की इच्छा आपकी होगी। तो एकादश भाव जो है रोग भी बढ़ाता है, धन भी देता है, इच्छाओं को पूर्ति भी करता है। बस आपको अपना मत स्थिर रख करके उस भाव का सही विवेचन करना है। नहीं कर पाते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के और अपने प्रत्येक भाव के विषय में समझिए, क्योंकि यहां से लेकर के और पूरा यहां तक प्रत्येक भाव आपके जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए प्रत्येक भाव का अच्छे से विवेचना कराइए, इससे आपको लाभ होगा। और अपनी कुंडली भी आप खोल के देखिए कि आय भाव के स्वामी कुंडली में कहां बैठे हैं। यदि आय भाव के स्वामी आकर यदि व्यय भाव में बैठ गए तो क्या होगा, आय होगा और साथ में व्यय भी होगा। आय भी, काम भी नहीं रुकेगा आपका, लेकिन पैसा भी नहीं रुकेगा आपके पास। तो इस प्रकार से आप इस चीज का विवेचना कर सकते हैं। तो यकीन है आय भाव अच्छे समझ में आपको आया होगा आज। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।